गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है, रिवीजन का काम है, वो ठीक से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का रिवीजन करेंगे। देखिए, सीबीएसई के जो सैंपल पेपर 24-25 का जो साइट पर अपलोड है, उस पेपर का अगर हम एनालिसिस करें तो उस पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है, इसमें 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने की उम्मीद है और एक क्वेश्चन है वो बच्चों 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो इस पेपर का जो टोटल वेटेज है वो करीब करीब 6 मार्क्स का है। 6 नंबर का काम इस चैप्टर से आ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो चलिए इस चैप्टर का हम रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिजीज भी कॉज करते हैं, एट द सेम टाइम माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। माइक्रोब्स की एक दुनिया बहुत बड़ी है। माइक्रोब्स में जैसे बैक्टीरियम आ गए, प्रोटिस्ट आ गए, प्रोटोजोन्स आ गए, उसके बाद अगर मैं बात करूं फंगस आ गए, उसके बाद वायरस हो गए, उसके बाद वायरॉइड्स हो गए और प्रायोन्स हो गए। ये तो कुछ माइक्रोब्स हैं। अब इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम इस बात से डील करेंगे कि जो फायदे वाली चीजें हैं, हमें इनसे क्या क्या एडवांटेजेस, बेनिफिट जो हम ले रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोब्स का यूज देखेंगे किसके अंदर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घरेलू वस्तुओं में। तो ये सबसे कॉमन चीज है कि हम दूध को किस में बदलते हैं, दही में बदलते हैं। और दूध को दही में बदलने के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, कौन सा बैक्टीरियम यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो दूध होता है हमारा, उसको हल्का सा गर्म करते हैं, उसके अंदर इनोकुलम डाल देते हैं, स्टार्टर डाल देते हैं, जिसको हम आम भाषा में जामन कहते हैं। तो उस इनोकुलम के अंदर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को जमा देगा, कोगुलेट कर देगा। ठीक है, और इससे दूध किस में बदल जाएगा, दही के अंदर बदल जाएगा। तो जब दूध दही के अंदर बदलता है, उस समय ये बैक्टीरिया जो हमारा लैक्टोबैसिलस है, वो उस दही के अंदर विटामिन B12 की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो उसको भी क्या कर देता है, थोड़ा सा एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो दूध का दही में बदलने वाला प्रोसेस, उस समय विटामिन B12 की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगी। तो ये भी फायदा हो गया, विटामिन B12 की कमी नहीं होगी दही खाने से। उसके अलावा जो दही है हमारा, वो क्या करता है, जो भी बीमारी करने वाले माइक्रोब्स हैं हमारी गट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, उनकी ग्रोथ को भी कर्ड क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, लैक्टोबैसिलस। दूसरा जो इसका यूज है घरेलू वस्तुओं में, वो डफ बनाने में यूज होता है, डफ। ठीक है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, इडली डोसा का बटर कहते हैं, इडली डोसा का बैटर कहते हैं। तो इसको बनाने में भी इसमें राइस का यूज हो सकता है, या उस कोई दूसरे अनाज का यूज हो सकता है, सीरियल का यूज हो सकता है। उसको फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, स्पेसिफिकली याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस डफ का यूज करते हैं हम क्या बनाने में, इडली डोसा बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम हम ब्रेड बनाने में किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो आटा होता है उसके अंदर हम ईस्ट ग्रेन्यूल डालते हैं, जो एनारोबिक रेस्पायर करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान CO2 बनती है। क्या बनती है, CO2 बनती है, और बनता है अल्कोहल। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, ये जो अल्कोहल है इवेपोरेट हो जाती है, और जो हमारा आटा है वो फूल जाता है, और इससे हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो इसको हम, ईस्ट को हम क्या नाम देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। क्या कहते हैं इसको,
बेकरी प्रोडक्ट बनाने में ईस्ट का यूज होता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो ईस्ट है, ये जो यूनिसेलुलर फंगस होती है, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस नाम को लिख के देख ले, सैक्रोमाइसिस सेरिवेजी। क्योंकि होता क्या है, पेपर के अंदर साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है। ईस्ट सबको मालूम होता है, बट राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द बेकर ईस्ट, सो इट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेजी। आगे बढ़ते हैं घरेलू वस्तुओं में। उसके बाद हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। जो बैम्बू शूट होता है, बांस का जो पेड़ होता है, उसके ऊपर जो उसकी जो टेंडर कच्ची कच्ची जो स्टेम होती है, शूट होती है, उसको भी हम माइक्रोब्स की मदद से फर्मेंट कर सकते हैं। और फर्मेंट करने के बाद इसका यूज हम अलग अलग तरह के फूड्स में करते हैं। एनसीईआरटी में कोई स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन नहीं है। फिर आता है सॉसेज। इसमें हम क्या करते हैं, जो मछली होती है हमारे पास, फिश होती है, उन मछलियों को हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, सॉसेज। फिर भैया आजकल ये बहुत चल रहा है सोयाबीन। सोयाबीन को फर्मेंट करके, सुखा के, उसकी सॉल्टिंग करके, फ्राई करके बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे सोया सॉस भी आता है, टोफू टोफू नाम का पनीर भी आता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो सोयाबीन्स को भी हम फर्मेंट करके अनेकों प्रकार के फूड आइटम्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स हैं जो घरेलू वस्तुओं में हम क्या करते हैं, बनाने में यूज करते हैं माइक्रोब्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, टोडी। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो दक्षिण भारत के अंदर क्या होती है, बनाई जाती है। इसमें लोग क्या करते हैं, जो पेड़ होता है, नारियल का पेड़ या पाम का पेड़, उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, चढ़ते हैं, और इसका, इस प्लांट का जो सैप होता है, उसमें थोड़ा सा, जो भी पार्ट, जिस पार्ट से सैप लेना, उसमें थोड़ा कट लगाते हैं, और उसके नीचे ये अर्दन पोट, ये आप इसमें देख पा रहे हैं, अर्दन पोट जो होती है, मिट्टी का जो घड़ा है, वो लटका देते हैं, उसमें सैप नीचे उस मटके में क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है, और उस मटके में उस सैप का फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन के बाद इससे क्या बनती है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जिसको टोडी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोडी, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम, साउदर्न पार्ट्स में, दक्षिण भारत में ये बनाई जाती है। अब इस पार्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि चीज के ऊपर कई बार सवाल आ जाता है, क्योंकि ये जो पनीर हम बनाते हैं, इस पनीर के अंदर जो माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं, उनके नाम बड़े स्पेसिफिक है। जैसे पहला नाम आ गया स्विस चीज, तो सवाल ये आ गया, स्विस चीज को बनाने में कौन सा बैक्टीरियम यूज होता है, तो इस बैक्टीरियम का नाम याद रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, भैया 1-2 बार लिख के देख लेना। फिर ये पूछा जाता है कि इस पनीर में ये जो आप होल देख रहे हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के, ये क्यों बनते हैं। तो आप ये बताएंगे, जब ये पनीर हम बना रहे होते हैं, उस समय जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वहां वहां पे क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। तो ये होल्स इस बात का संकेत है कि यहाँ से CO2 एस्केप हुई थी, निकली थी। दूसरा पनीर है जिसको हम कहते हैं रॉकफोर्ड चीज। ये पनीर अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है। इसका जो फ्लेवर होता है वो बड़ा ही क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन इस पनीर को बनाने के लिए हम एक फंगस का यूज करते हैं, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रोकफोर्टाई। रॉकफोर्ड चीज है, तो स्पीसीज क्या होगी, रॉकफोर्टाई, और जो जीनस है वो क्या हो गया, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ये फ्लेवर के लिए जाना जाता है, रॉकफोर्ड चीज। ये इंपॉर्टेंट है, चीज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो MCQ 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अब इनका यूज, माइक्रोब्स का यूज हम फर्मेंटेड बेवरेजेस, बेवरेजेस का मतलब होता है जो मादक पेय पदार्थ होते हैं, जिनका सेवन करने से थोड़ा हल्का सा या ज्यादा नशा हो जाता है, उनको बेवरेजेस कहते हैं। तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं ब्रीवर्स ईस्ट का। किसका यूज करते हैं भैया, ब्रीवर्स ईस्ट। है तो वही बेकर ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट एक ही बात है, और वो ईस्ट का साइंटिफिक नेम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। ठीक है, तो अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए हम क्या पदार्थ यूज करते हैं? एक तो माल्टेड सीरियल्स, जो अनाज है हमारे पास, जैसे जो हो गया, चावल हो गया, या कोई दूसरा सीरियल हो गया, उसको क्या किया जाता है? माल्ट किया जाता है। माल्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस से होता है वो माल्ट। हल्का सा सीड उसमें क्या कर जाता है? जर्मिनेट कर जाता है, उसके बाद उसका जर्मिनेशन रोक दिया जाता है, उससे अल्कोहल बनती है। या हम यूज करते हैं फ्रूट जूस। क्या यूज करते हैं? फ्रूट जूस यूज करते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं उसमें ये 5 प्रोडक्ट हैं। एक तो है वाइन, दूसरा है बियर। वाइन और बियर की क्या खास बात है? इनको बिना डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस किया जाता है। कई बार यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है कि वाइन एंड बियर इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन जो हमारे पास विस्की, ब्रांडी एंड रम है, इनको बनाने में हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये था किसके बारे में? फर्मेंटेड बेवरेजेस के पर। उसके बाद बात आती है किसकी? एंटीबायोटिक्स। इस सब से आप वाकिफ हैं, व्हाट इज एंटीबायोटिक? व्हेनेवर यू गेट इल, यू गो टू a medical shop or doctor prescribes you a specific antibiotic to stop or to prevent, to retard, to kill the growth of disease causing microbes. So what are antibiotics? एंटीबायोटिक वो केमिकल्स हैं जो किसी माइक्रोब्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, या उस माइक्रोब को क्या कर देते हैं? वो मार देते हैं। एंटीबायोटिक जैसे कि हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पीबीआर में आप पढ़ते हैं एएमपीआर एंड टीटीआर, वो भी एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। पहली एंटीबायोटिक की खोज थी वो बाई चांस हुई थी, उसके पीछे क्या था? कोई इंटेंशन नहीं था, जिसको हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। अचानक से बाई चांस डिस्कवर हुई, और वो किसने खोजा था उसको? द ग्रेट मैन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन बाय ए साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928। इन द ईयर 1928। ये देखो कैसे इसकी खोज हुई। ऐसा मानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी रिसर्च कर रहा था, और कुछ समय उसका मूड हुआ कि लेट्स गो फॉर ए हॉलीडे, तो उसने अपनी जो पेट्री प्लेट थी वो बिना वॉश करके लैब की सिंक के पास रख दी। वापिस आया तो उसने क्या देखा? इसकी ये जो पेट्री प्लेट थी, इसके अंदर एक फंगस लग रहा है, एक फफूंद लग रही है, जिसको इसने क्या कहा? मोल्ड कहा। क्या कहा? और इसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये जो आप वाइट वाइट कॉटन जैसी चीजें देख रहे हैं, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। और कौन सा बैक्टीरियम है यहाँ पे? उस बैक्टीरियम का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टाफ ऑरियस कहते हैं। इस बैक्टीरिया को ये कल्चर कर रहा था, यहाँ पे मोल्ड उग गई। अब इसने देखा कि जो बैक्टीरियल कॉलोनी मोल्ड के आसपास है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बैक्टीरियल कॉलोनी जो मोल्ड के आसपास ग्रो हो रही है, वो बैक्टीरिया मर गए हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो फंगस है, ये फंगस कोई ना कोई ऐसा केमिकल छोड़ रही है कि इसके आसपास की जो कॉलोनी है वो धीरे धीरे क्या हो गई है? मर गई है, खत्म होती जा रही है। लेकिन जो कॉलोनी इस मोल्ड से दूर है, वो अभी भी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? कोई ना कोई ये मोल्ड ऐसा केमिकल छोड़ रही है जिसकी वजह से इन बैक्टीरियल कॉलोनीज की ग्रोथ नहीं हो रही, और वो केमिकल क्या कर रहा है? इनकी ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर बाद में क्या हुआ? इस मोल्ड की पहचान की गई कि ये कौन सा मोल्ड है, कौन सा फंगस है, और इसकी जब पहचान की गई तो इसका नाम क्या मिला? इसका नाम मिला भैया, पेनिसिलियम नोटेटम।
इट वाज आइडेंटिफाइड एज पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको? पेनिसिलियम नोटेटम। और इस पेनिसिलियम नोटेटम का पूरा पोटेंशियल फिर डिस्कवर किया, बहुत सारे साइंटिस्ट मिल गए कि एक्चुअल में ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेट अस हैव इट्स फर्दर एक्सप्लोरेशन। तो ये 3 नाम है। एक नाम तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा नाम है आपकी एनसीईआरटी बुक में वो दिया हुआ है, दैट इज अर्नेस्ट चेन। क्या नाम दिया हुआ है? अर्नेस्ट चेन। और तीसरा नाम है होवर्ड फ्लोरे, थर्ड नेम इज होवर्ड फ्लोरे। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके उसका पूरा पोटेंशियल चेक किया कि जो केमिकल है वो क्या है, और वो केमिकल, उस केमिकल की आइडेंटिफिकेशन हुई, तो वो केमिकल क्या मिला? पेनिसिलिन। क्या नाम दिया गया उसको? पेनिसिलिन। और देखिए ताजुब की बात है, जब इसकी खोज हुई उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार वाज गोइंग ऑन। तो उस समय जो अमेरिका के जो सिपाही थे, सोल्जर थे, वो क्या थे? घायल थे। उन घायल सोल्जर्स के ऊपर ये एंटीबायोटिक क्या की गई? टेस्ट की गई। इसका क्या किया गया? इसका पोटेंशियल चेक किया गया और ये कारगर साबित हुई। ये उन सिपाहियों के, सोल्जर्स के घाव भरने में इस एंटीबायोटिक ने मदद की। तो इस खोज के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नेस्ट चेन को और होवर्ड फ्लोरी को नोबेल प्राइज दिया गया। दे वर अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। नाम याद रखना इन साइंटिस्ट के। उसके बाद ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आने की क्या है? संभावना है। तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चंस, कौन सा केमिकल किस माइक्रोब के द्वारा बनाया जाता है, उस केमिकल का क्या रोल होता है, तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको याद रखने वाली है। ठीक है, सबसे पहला केमिकल है जिसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस कॉल्ड एस्परजिलस नाइजर। सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर, बस नाम याद रखना है। अब आ जाते हैं एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसके नाम में भी ए आता है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, और इसका जो सोर्स है बैक्टीरियम, उसके नाम में भी ए आता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। फिर आ जाता है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड में ये जो बैक्टीरियम है इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो इसके नाम में भी ब्यूटाइलिकम आ गया, यहाँ पे भी क्या है? ब्यूटायरिक एसिड। एंड द फोर्थ वन इज लैक्टिक एसिड, जो किससे प्राप्त करते हैं हम? लैक्टोबैसिलस से। एक दो बार इनको आप लिख के याद कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम माइक्रोब्स का यूज कुछ एंजाइम्स प्राप्त करने में भी करते हैं। ठीक है, जैसे एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। ये एंजाइम हम किस में ऐड करते हैं? ये हमारे डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। साबुन धोने का जो बर्तन होता है, या कपड़े धोने के बर्तन, कपड़े धोने का जो साबुन है, उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं? लाइपेज को डालते हैं, ताकि जो हमारे शर्ट हैं, कपड़े हैं, उनके ऊपर कोई ऑयली स्टेन, क्योंकि ऑयल का मतलब घी गिर गया या कोई तेल का कोई ऐसा स्टेन उस पर लग गया, तो उसको हटाने में कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइपेज। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस के अंदर इसको यूज किया जाता है। फिर भैया दूसरी बात आती है, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो जूस हम घर पे बनाते हैं वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, साफ नहीं होता, और जो जूस पैक्ड आता है, जैसे कि आपके पास ये रियल जूस है या ट्रोपिकाना है, जो भी पैक्ड जूस है आपके पास, वो बड़े क्लियर होते हैं। आप गिलास में डाल के देखते हैं तो बड़े क्लियर होते हैं, साफ होते हैं घर पे बनाए गए जूस के कंपैरिजन में। ठीक है, या आप किसी जूस सेंटर पे पीते हैं, उस जूस के कंपैरिजन में भी वो ज़्यादा क्लियर पाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ये जो जूस होता है, इस जूस को हम इन एंजाइम से ट्रीट करते हैं। एक का नाम क्या है? पैक्टिनेसिस। जो सेल वॉल के अंदर पैक्टिन होता है उसको क्या करता है? रिमूव करता है, डिजोल्व कर देता है। दूसरा है प्रोटिएसिस, जो प्रोटीन फाइबर्स हैं जूस के अंदर या फ्रूट के अंदर, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो ये दोनों जो एंजाइम्स है, पैक्टिनेसिस और प्रोटिएसिस, ये जूस को क्लियर करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये हो गया एंजाइम्स जो
इस इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन से बैक्टीरियम से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये वही बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया में जो आपने पहले भी इसका नाम सुना है, निमोनिया से रिलेटेड आता है, स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरियम से ये एंजाइम हमने ले लिया, स्ट्रेप्टोकोकस। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, और ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन पेशेंट्स की ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं? क्लॉट होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है? ये क्लॉट बन गया है। ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, इसमें इसकी वाल देख सकते हैं आप, इसका ल्यूमन देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्लॉट बन गया, क्लॉट बन गया तो क्या होगा? ब्लड की सप्लाई हार्ट मसल्स पे तक नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या होगी? वहाँ की मसल्स डैमेज हो जाएगी, जिससे किसी भी पेशेंट को क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इस ब्लड क्लॉट को यहाँ से हटाने के लिए, बस्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये एंजाइम दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है ये, कहाँ से आया है, सोर्स क्या है, इसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, तो आप कहेंगे क्लॉट बस्टर, इट रिमूव्स द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का मतलब जिनकी हार्ट की मसल्स क्या हो चुकी हैं? डैमेज हो चुकी हैं। किस वजह से? क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स का यूज क्या प्राप्त करने के लिए? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला नाम आता है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। तो पहली तो ये बात कहां से प्राप्त किया जाएगा? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक। एक फंगस होती है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इट इज ए फंगस। अब ये किसका काम करती है? इट एक्ट एज ए इम्यूनो, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, एक दो बार इसको ठीक से लिख के देख लेना। इम्यूनो सप्रेसिव मीन्स इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी, दबा देगी, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगी? स्लो कर देगी। किसके अंदर? उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर क्या हुआ है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। क्या हुआ है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जैसे किसी की किडनी खराब हो गई तो उसने किडनी, एक डोनर से किडनी का अरेंजमेंट किया, ठीक है। अब वो जो किडनी है वो उसके क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल की है, उससे कोई सगा संबंधी है या किसी अननोन व्यक्ति से, लेकिन उसकी सिस्टम मैच कर रहा है उसका, उससे किडनी मैनेज कर ली। लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी? जिस बॉडी में वो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उसको रिजेक्ट करेगी, सीएमआई की वजह से। ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है सीएमआई, सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। तो उस सीएमआई को सप्रेस करने के लिए उस पेशेंट को कहते हैं जीवन भर ये साइक्लोस्पोरिन ए नाम की दवाई लेनी पड़ती, अदरवाइज उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा, ये सोच के कि ये किडनी इस शरीर से बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। जिन पेशेंट्स में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, दूसरी किसी से लेके लगाया गया है सर्जिकली, उस पेशेंट को ये टैबलेट खानी पड़ती है, साइक्लोस्पोरिन ए। उसके बाद दूसरा नाम आता है स्टैटिन। स्टैटिन, हम ये भी एक फंगस होती है जिसको कहते हैं मोनास्कस परप्यूरियस। ये क्या करती है? उस पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको क्या करती है? कम कर देती है। ये उस मैकेनिज्म के साथ छेड़खानी करती है जहाँ पे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी पेशेंट की लाइफ बचाने में क्या करते हैं? यूज होते हैं, ठीक है भाई। स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन। अगर एग्जामिनर का फोकस यहाँ पे गया तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पुट कर सकता है। वो अच्छे से नाम याद रखो, सोर्स क्या है इनका, कहाँ से प्राप्त करते हैं, और इनका
मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स का यूज किसके अंदर, सीवेज के ट्रीटमेंट। सीवेज का मतलब जो वेस्ट वाटर होता है, शहर का जो गंदा पानी है, उस पानी को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज लाइक गंगा, यमुना। आपने बड़ा सुना होगा कि गंगा पॉल्यूटेड है, यमुना पॉल्यूटेड है। तो इसके मेन कारण क्या है कि शहरों का जो सीवेज है, शहरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, वो सीधा का सीधा इसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्साइज जो हमारी भारत सरकार की, उसने 2 प्रोग्राम शुरू किए। एक प्रोग्राम का नाम है जीएपी और दूसरे प्रोग्राम का नाम है वाईएपी। जीएपी का मतलब क्या होता है, गंगा एक्शन प्लान। वाईएपी का मतलब क्या होता है, यमुना एक्शन प्लान। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार ने क्या किया, शहर के बाहर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए, जिनको हम क्या कहते हैं, एसटीपी। तो पहले सारा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा, उस पानी को हम ट्रीट करेंगे, उसको उसका पोल्यूशन लेवल घटा के फिर उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो देखो इसमें कैसे हम ट्रीट करते हैं सीवेज को, किसकी मदद से, माइक्रोब्स की मदद से। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बड़ी उम्मीद होती है, और मैं ये कहता हूँ कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इसको आप समझिए कैसे इसको आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। देखिए ये डायग्राम जो है ये किसी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया है। समझना है आपको कि होता क्या है। देखो ये है रो सीवेज। रो सीवेज का मतलब ये वो पाइप है, ये वो नाला है जिससे किसी भी शहर का XYZ का जो भी सीवेज वाटर है, गंदा पानी है, जिसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, डिटर्जेंट, सोप, कोई पेस्टिसाइड की फैक्ट्री है वहाँ से पेस्टिसाइड भी है, एनीथिंग, या उस पानी के ऊपर कुछ कूड़ा करकट डेब्रिस उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसको हमने रो सीवेज कह दिया। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सबसे पहला स्टेप होता है पानी को ट्रीट करने का, वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम होता है फिजिकल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इस पानी को हम, ये फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर नंबर 1, फिल्टर नंबर 2, फिल्टर नंबर 3, ठीक है। इन फिल्टर्स के अंदर जो साइज है, पोर्स की साइज है, वो अलग अलग होती है। इसमें थोड़ी बड़ी है, इसमें और कम है, इसमें और कम है। तो ये सारा का सारा रो सीवेज जब इन फिल्टर से गुजरेगा, तो इस पानी के अंदर जो मोटी मोटी गंदगी है, जैसे कोई कंकर है, कोई फ्लोट कर रहा है, कोई कागज कपड़े का टुकड़ा है, या कुछ भी ऐसी चीज जो इन फिल्टर में से पास नहीं हो सकती, वो यहीं पे इकट्ठी हो जाएगी और उनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहला काम क्या है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का है। फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद इस पानी को हम किसके अंदर ले आते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर, ठीक है भाई। तो ये जो पानी आया है, ये पानी अब इस टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और इस टैंक का नाम क्या रख दिया हमने, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर भैया ये पानी क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है, राइट। अब जब ये पानी इसमें इकट्ठा होगा तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा, स्टेप नंबर 2। प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा पार्ट कौन सा है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के दौरान क्या होता है, इस पानी में जो छोटे छोटे साइज के पेबल्स हैं, कंकर है, जो इन फिल्टर से भी पास हो गए हैं, वो नीचे आके इस टैंक के बॉटम पर, तलहटी पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पानी में जो मिट्टी है वो भी क्या हो जाएगी, नीचे इकट्ठी हो जाएगी। तो इस बॉटम के ऊपर एक तो क्या इकट्ठी हो जाती है, मिट्टी,
मिट्टी इकट्ठी होगी यहाँ पे। इसके अलावा छोटे छोटे स्मॉल साइज के पेबल्स, इनको आप कंकर कह सकते हैं, पत्थर कह सकते हैं, स्टोन्स कह सकते हैं, वो जमा हो गए। ठीक है, अब ये जो पानी है, इस पानी में से छोटे साइज के कंकर पत्थर और मिट्टी जो इस सेटलिंग टैंक की बॉटम पे जमा होगी, और जो ये पानी इसके अंदर बच गया, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या नाम देंगे इसको? पीई। पी के मतलब क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है भाई। अब इस पानी को हम क्या करेंगे? इस पानी को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट से क्या करेंगे? सब्जेक्ट करेंगे, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक की बॉटम पे जो मिट्टी, जो कंकर इकट्ठे हुए हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं इसको? पी एस। पी का मतलब बच्चों प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। स्लज SLUDGE, प्राइमरी स्लज कहते हैं। स्लज का मतलब होता है कीचड़ टाइप का। तो मिट्टी और उसमें छोटे छोटे कंकड़, इनको हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी स्लज। और जो पानी है, इसको क्या कह रहे हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज सेडिमेंटेशन। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम क्या करते हैं? यहां से पास करते हैं किसके अंदर? इस टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम है बच्चों एरिएशन टैंक। ये थोड़ा बड़े साइज का है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट वो पानी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट को पास होके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ा है, और उसको हमने एरिएशन टैंक में पहुंचा दिया है। ये है आपके पास एरिएशन टैंक। ठीक है, इस टैंक के अंदर क्या होता है? इस टैंक के अंदर लगे होते हैं प्रोपेलर। इसके अंदर क्या लगे होते हैं? प्रोपेलर्स लगे होते हैं। जैसे मिक्सी के अंदर ब्लेड्स होती हैं, उस तरह के इसमें प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। वो प्रोपेलर्स क्या करते हैं? इस पानी को मैकेनिकली एजिटेट करते हैं, पानी को उठक पटक करते हैं। मीन्स जो पानी होता है, कभी इधर से उधर फेंक दिया जाएगा, कभी इधर से उधर, क्योंकि ये प्रोपेलर जैसे ही घूमेंगे, पानी के अंदर मैकेनिकल एजिटेशन होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस पानी के अंदर एयर पास करेंगे। इस पानी के अंदर क्या पास होती है? एयर। एयर बबल्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एरिएशन टैंक। एयर पास की जा रही है। क्या पास की जा रही है? एयर। ठीक है, एयर पास होने से, पानी का मैकेनिकल एजिटेशन होने से, इस पानी के अंदर बच्चों क्या बन जाएंगे? इस पानी के अंदर बनेंगे फ्लोक्स। क्या बनेंगे? फ्लोक्स। मैं इनको हटा देता हूं, ये जो प्रोपेलर थे इनको हटा दिया मैंने, और मैं अब कह रहा हूं कि इस पानी के अंदर क्या बन गए? फ्लोक्स बन गए। क्या बन गए? फ्लोक्स। फ्लोक्स का मतलब होता है एक मैस लाइक स्ट्रक्चर, उलझे हुए धागों की तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ये क्या बन गए? फ्लोक्स बन गए। इसमें FLOCS, फ्लोक्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये फ्लोक्स। ठीक है, फ्लोक्स का मतलब क्या है? फ्लोक्स का मतलब है यहाँ पे एसोसिएशन है दो चीजों की, फंगस की और बैक्टीरियम की। देखिए, ये जो नीले कलर के धागों के जैसे स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हैं, ये तो है फंगल हाइफी, फंगस है ये। और जो मैं रेड कलर का इनके ऊपर डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, वो क्या है भाई? वो है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया।
तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर है फ्लोक्स। क्या है ये? फ्लोक्स। तो फ्लोक्स किसकी एसोसिएशन है? बैक्टीरियम प्लस फंगस। सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर फ्लोक्स? फ्लोक्स आर नथिंग बट दे आर द मैस लाइक स्ट्रक्चर इन विच फंगस एंड बैक्टीरियम्स आर एसोसिएटेड टुगेदर। अब ये फ्लोक्स क्या करेंगे? इस पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, इस पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि ये तो पोल्यूटेड वाटर था। इस पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको फ्लोक्स क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज करेंगे तो इस पानी की बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या भाई? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पानी की बीओडी क्या हो जाएगी? कम। अगर पानी की बीओडी कम होगी तो इसका मतलब उसमें पोल्यूशन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये सारी चीजें किस में चल रही है? एरिएशन टैंक। यहाँ पे बहुत बार सवाल आता है, एरिएशन टैंक में क्या होता है? एरिएशन टैंक्स में एयर पास की जाती है, पानी को मैकेनिकली एजिटेट किया जाता है, AGITAT, मैकेनिकल एजिटेशन। इसकी वजह से पानी में फ्लोक्स डेवलप हो जाते हैं। फ्लोक्स पानी की बीओडी को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद इस पानी को यहां से पास किया जाता है, इसके अंदर पास किया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। इसके अंदर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। तो एरिएशन टैंक से जो पानी है वो किसके अंदर आ गया? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर आ गया। क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि पानी की बीओडी जो होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब होता है 1 लीटर पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स के द्वारा कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स टू ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द वाटर, दैट इज बीओडी। अब एरिएशन टैंक से जो पानी है तो आप सेकेंडरी इफ्लुएंट कह सकते हैं, वो कहाँ पे आ गया है? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर क्या होता है? जो फ्लोक्स थे, एरिएशन टैंक में जो फ्लोक्स थे, वो सारे के सारे फ्लोक्स अब कहाँ जमा हो जाएंगे? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बॉटम पर। कहाँ पे जमा हो गए? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बॉटम के ऊपर जमा हो गए। और इसके अंदर ये फंगस है और ये जो रेड कलर के डॉट दिखा रहा हूं मैं, ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो फ्लोक्स थे वो सारे के सारे फ्लोक्स कहाँ पे इकट्ठे हो गए? बॉटम के ऊपर। किसके ऊपर इकट्ठे हो गए? बॉटम के ऊपर। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या नाम देते हैं इसको? दिस वन इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? एक्सक्यूज मी। देखिए, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या है? जो फ्लोक्स सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बॉटम पे इकट्ठा हो गए हैं वो क्या बन गया? एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज को हम चाहे तो यहाँ से निकाल के एक्टिवेटेड स्लज को किस में डाल सकते हैं? एरिएशन टैंक में, ताकि एरिएशन टैंक में जो काम चल रहा है वो जल्दी जल्दी हो जाए। अदरवाइज क्या करते हैं? इस एक्टिवेटेड स्लज को हम किस में पास करते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये सारा का सारा जो एक्टिवेटेड स्लज है ये किस में आ जाता है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पे
कौन से बैक्टीरियम होते हैं एनारोबिक, और कौन सा बैक्टीरियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिथेनोजन। कौन सा भैया, मिथेनोजन। मिथेनोजन क्या करता है, एक्टिवेटेड स्लज को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। और यहाँ पे कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। तो इसका मतलब यहाँ पे बायोगैस भी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, बायोगैस। ठीक है, इस पानी की बीओडी कम हो चुकी थी, एक्टिवेटेड स्लज हमने निकाल दिया। अब ये पानी के अंदर जो पोल्यूशन का लेवल था, बीओडी थी, वो कम हो गई। अब इस पानी को हम किस में डिस्चार्ज कर देंगे, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, किसी भी रिवर के अंदर, किसी भी कैनाल के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, यूजुअली प्राइमरी ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन कम आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये पूछा जाएगा कि एरिएशन टैंक में कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं। कई बार क्वेश्चन फ्लोक्स पे आ जाता है कि फ्लोक्स होते क्या हैं, इनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या योगदान है, क्या रोल है। या कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्टिवेटेड स्लज क्या है, एक्टिवेटेड स्लज का क्या रोल है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, और इसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है यहाँ से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको ठीक से अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास बायोगैस प्लांट। किसकी बात करेंगे हम, बायोगैस प्लांट की। बायोगैस प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है जिसका चीफ कंपोनेंट होता है मीथेन। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी होती है। तो देखो, एक्चुअल में बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो कैटल्स होते हैं उनके गोबर की जरूरत पड़ती है, और गोबर जो है, डंग जो है, दैट इज अवेलेबल इन ह्यूज अमाउंट इन आवर रूरल एरिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास कैटल्स हैं, रूमिनेंट बोलते हैं, कैटल्स के अंदर उनका जो स्टोमक होता है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको र्यूमन कहते हैं। उस र्यूमन में बैक्टीरियम पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मिथेनोजन्स। क्या कहते हैं जिनको हम, मिथेनोजन्स। और उसमें एक स्पेसिफिक है मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है जिसका, मिथेनोबैक्टीरियम, याद रखना है। तो क्या करते हैं हम रूरल एरियाज में, हम जो गोबर है उस गोबर को या कोई प्लांट वेस्ट मटेरियल है उसको किसके साथ मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके इस जगह से हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, ये डंग प्लस वाटर, इसको मिक्स किया और इस पाइप के थ्रू हमने कहाँ पे भेज दिया, इस टैंक के अंदर भेज दिया जिसको डाइजेस्टर कहते हैं। जमीन के अंदर 10 फीट या 15 फीट गहरा ये एक गड्ढा बनाया जाता है जिसकी जो दीवार है वो कंक्रीट सीमेंट से क्या की जाती है, पक्की की जाती है। तो ये हो गया हमारे पास डाइजेस्टर। ठीक है, इस डाइजेस्टर में क्या आ गया है, इस डाइजेस्टर में काऊ डंग पानी के साथ मिक्स होके प्लस कोई भी वेस्ट मटेरियल है, प्लांट वेस्ट मटेरियल है, वो इसके अंदर आ गया है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बैक्टीरियम प्रेजेंट है। बैक्टीरियम का क्या नाम है, मिथेनोबैक्टीरियम। तो वो मिथेनोबैक्टीरियम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे, उसका क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। या सेलुलोजिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर, सेलुलोजिक मटेरियल, उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। किसके द्वारा ब्रेकडाउन होता है, एम। एम का मतलब मिथेनोजन, मिथेनोबैक्टीरियम। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, मीथेन। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, मीथेन। तो हम ये सप्लाई करते रहते हैं डाइजेस्टर में, ये सारी चीजें आती रहती हैं डाइजेस्टर में, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आती रहती है। कंडीशंस क्या है यहाँ पे, एनाएरोबिक। कैसी कंडीशन है, एनारोबिक। गैस यहाँ पे बनती रहती है, जैसे ही गैस बनेगी वो गैस ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, हमने इसके अंदर एक गैस होल्डर फिट किया हुआ है।
ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, इसमें गैस होल्डर है। गैस बनेगी तो ये गैस होल्डर क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब गैस नहीं होगी तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के गैस होल्डर को हम फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग गैस होल्डर। ऐसा गैस होल्डर है ये, फ्लोटिंग। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं गैस बन रही है और बन के ये कहाँ पे आ गई है, आ गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बायोगैस है उसका चीफ कंपोनेंट क्या है। चीफ कंपोनेंट है इसका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस गैस को हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, कुकिंग में यूज कर सकते हैं, लाइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे ये डाइजेस्टर भर जाता है। तो जो हमने मटेरियल इसके अंदर डाला था उस मटेरियल को क्या करते हैं हम, इस आउटलेट पाइप से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो स्लरी, स्लरी का मतलब जो अवशेष बच गया वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इस जगह पे इकट्ठा होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसको किसके यूज में, रूप में यूज कर सकते हैं हम, इसको हम यूज कर सकते हैं मैन्योर के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है बायोगैस का स्ट्रक्चर, बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग। बड़ा सिंपल है। ओनली थिंग आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि डाइजेस्टर के अंदर जो बैक्टीरियम होता है उसका नाम क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है भाई उसका, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोब्स का यूज हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में करते हैं। देखिए, क्रॉप्स के ऊपर बहुत सारे पेस्ट अटैक करते हैं और उन पेस्ट को मारने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल। तो हम ऐसा कोई अप्रोच ढूंढते हैं जिससे एनवायरनमेंट को क्या हो, पोल्यूशन ना हो। तो उसमें जैसा बायोटेक्नोलॉजी में भी हमने पढ़ा था, बीटी, बेसिलस thuringiensis, जिसका जीन निकाल के हमने कॉटन में डाला था और कॉटन बीटी कॉटन कहलाई थी। ठीक है, तो भैया बेसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरियम है इसके सैचेट आते हैं। जैसे हमारे पास जो खाने की चीजें होती हैं उनके छोटे छोटे सैचेट आते हैं, उस तरह के बेसिलस thuringiensis के सैचेट आते हैं। उस सैचेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस बैक्टीरियम के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स। उन स्पोर्स को हम किसमें डिजोल्व, किसमें मिक्स कर लेते हैं, पानी के अंदर। और पानी में मिक्स करके ड्रम के अंदर उसको क्या करके भर के प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। कौन से प्लांट्स पर, जिनके ऊपर पेस्ट का अटैक होने का संभावना ज़्यादा है, जिनको हम कहते हैं वल्नरेबल प्लांट, जिन प्लांट्स पर पेस्ट अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर। जैसे जो ब्रासिका वाले हैं, गोभी वाली फैमिली है उसके ऊपर, या कोई दूसरे फ्रूट प्लांट्स। ठीक है, तो जब ये स्पोर्स उस प्लांट के ऊपर गिरेंगे, कोई भी पेस्ट आके उसको खाएगा तो आपको मालूम है वो पेस्ट क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बेसिलस thuringiensis क्या प्रोड्यूस करता है, बायोटेक्नोलॉजी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन, जो उस पेस्ट की गट को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक, उसके बाद एक हमारे पास फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। अभी पीछे पढ़ा हमने ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिससे हमने साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त की थी। तो ये ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगस है और ये फ्री लिविंग फंगस कहाँ पाई जाती है, रूट इकोसिस्टम के आसपास पाई जाती है। जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनके आसपास ये फंगस आपको देखने को मिलती है। जैसे ये रूट्स हैं, इन रूट्स के आसपास ये फंगस मिलेगी आपको, ये फंगस। तो ये फंगस क्या करती है, उन रूट्स के आसपास जो भी पैथोजेंस होते हैं जो उसकी रूट्स को डैमेज कर सकते हैं, उन पैथोजेंस के अटैक को ये फंगस क्या करती है, रोकती है। नेम इज ट्राइकोडर्मा। आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको। इस पे बहुत बार सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में और आप इसको ठीक से याद कर लेंगे, अच्छा सवाल इस पे बन सकता है।
3 नंबर में इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सवाल क्या आ सकता है कि हमारे पास एक फैमिली है वायरस की जिसको हम कहते हैं बैकुलो वायरस। ये बहुत बड़ा परिवार है, इसमें बहुत तरह तरह के वायरस पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस फैमिली के जो वायरस हैं उनकी खास बात क्या है, ये उन इंसेक्ट्स पे या उन आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते, ठीक है। वैसे तो वायरस क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं, लेकिन अगर पैथोजन हमारा कोई काम कर रहा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो बैकुलो वायरस के अंदर जो एक परिवार है, उस परिवार के अंदर एक स्पेसिफिक जीनस पाया जाता है। इस जीनस का नाम याद रखना, लिख के देख लेना, बड़ा नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। व्हाट इज द नेम? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इस जीनस के अंदर जो भी वायरस आते हैं वो क्या करते हैं, पेस्ट के अटैक को रोक देते हैं या कम कर देते हैं या पेस्ट को मार देते हैं। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का जो काम करने का तरीका है वो क्या है, इनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के रूप में क्यों यूज करते हैं, ये सवाल आता है कि वाई न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इज यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। और वो भी किसके अंदर, एक वर्ड और जोड़ देंगे इसको, तो कहते हैं आईपीएम। आईपीएल नहीं है, आईपीएम। आईपीएम का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब वो सारी तौर तरीके जो हम पेस्ट को कंट्रोल करने में करते हैं, तो उसमें एक अप्रोच ये भी है। तो ये जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है, इसका काम करने का तरीका इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब जिस पेस्ट को इसको अटैक करना है ये उसी पे अटैक करेगा। दूसरा होता है इट हैज नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, मतलब जो जिस चीज पे इसको अपना इफेक्ट शो करना है, जिस पार्ट पे अपना इफेक्ट शो करना है उसी पार्ट पे अपना इफेक्ट शो करेगा, दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को क्या नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कोई ऐसी दवाई है, उस दवाई का असर लंग्स पे होता है, तो वो लंग्स को ही प्रभावित करेगी, बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को कोई बुरा प्रभाव उसका नहीं होगा, तो हम कहेंगे दिस ड्रग इज टारगेट स्पेसिफिक। तो ये जो पैथोजन है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि मैमल्स हो गए, ठीक है, बंदर हो गया, गिलहरी हो गई, या कोई भी दूसरा, रेट हो गए, स्क्विरल हो गई, फिश, इनको नुकसान नहीं पहुंचाता। फर्स्ट वन इज स्पीशीज स्पेसिफिक, सेकंड वन इज नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, थर्ड वन इज डू नॉट हार्म नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। अच्छे से याद कर लेना, आ सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके ऊपर, बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर। देखिए हम अंधाधुंध यूज कर रहे हैं रासायनिक खाद का खेतों के अंदर, जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब वो माइक्रोब्स, वो सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, जमीन की उपजाऊ क्षमता को, फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे? जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, जिनको हम खनिज लवण कहते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ा के। तो कौन कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट, दाल वाले जो पौधे हैं, उनकी जड़ों में गांठ होती है, उस गांठ के अंदर ये बैक्टीरियम पाया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में, राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, ये तो सिम्बायोटिकली होता है, जैसे ये रूट है, इस रूट के अंदर ये रूट नोड्यूल है, तो इस रूट नोड्यूल के अंदर ये राइजोबियम पाया जाता है। एजोस्पाइरेलम एंड एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जमीन के अंदर किसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन की। उसके बाद आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। जैसे धान के पौधे होते हैं, चावल की खेती जिसमें पानी भरा होता है, वहां पे साइनोबैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स याद रखना, नोस्टोक, एनाबीना,
ओसिलेटोरिया, ये तो 11th में भी आते हैं, ये नया नाम है, हालांकि ये भी 11th क्लास में आता है। नोस्टॉक, एनाबीना एंड ओसिलेटोरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को एनहांस कर देते हैं, इसलिए इनको हम बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए। हमारे पास एक फंगस होती है, उस फंगस का नाम है ग्लोमस फंजाई। ठीक है, ये ग्लोमस फंजाई क्या होती है, जैसे ये किसी प्लांट की रूट्स है, लेट अस सपोज दिस इज ए प्लांट। इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स के साथ ये फंगस क्या होती है, अपना एसोसिएशन बना लेती है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रखा है, इस वर्ड का नाम भी क्या है, माइकोराइजा। क्या नाम है इसका, माइको। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट। तो जो फंगस रूट्स के साथ जुड़ के एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश करती है, जिसमें रूट का भी फायदा है, फंगस का भी फायदा है, उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। अब देखो इस फंगस का क्या फायदा है, इस प्लांट का क्या फायदा है। फंगस को स्पेस मिल गया, फूड मिल गया। प्लांट का क्या फायदा है, ये फंगस क्या करती है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है और किसको दे देती है, प्लांट को। तो प्लांट को अगर फॉस्फोरस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉस्फोरस एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इनकी प्लांट को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, प्लांट को फॉस्फोरस मिल रहा है। दूसरा, ये उस प्लांट को जो जड़ों की बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचाती है, ये ग्लोमस फंगस, ग्लोमस। उसके अलावा ये प्लांट को क्या करती है, अगर जमीन में सैलिनिटी ज़्यादा है या पानी की कमी है, उस सिचुएशन को भी बर्दाश्त करने में प्लांट की मदद करती है। और ओवरऑल ये क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। तो रिमेंबर द नेम ग्लोमस। एक नाम और आया था पीछे, जिसका नाम क्या था, ट्राइकोडर्मा। क्या नाम था जिसका, ट्राइकोडर्मा। लेकिन वो ट्राइकोडर्मा, कंफ्यूज नहीं होना है, वो ट्राइकोडर्मा क्या थी, फ्री लिविंग थी। क्या थी, फ्री लिविंग। ये कैसे है, दिस वन इज सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड। ठीक है भाई, तो ये था हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ से हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि आपका 5 या 6 नंबर का काम आएगा, जिसमें से 3 MCQ क्वेश्चन हो सकते हैं और 1 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो 3 मार्क्स का हो सकता है। इसको ठीक से रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।